बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITLU क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय कौन सा लेके आए हैं? आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो आपके लिए जो वार्षिक परीक्षा होने वाली उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपकी परीक्षा में इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023 के लिए 23-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए इससे संबंधित पाठ देखते हैं। आज कौन सा पाठ का अध्ययन करेंगे? हम आज पाठ 3 पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 तक बता दिए हैं। अब आपका पार्ट 3 बताएंगे। पार्ट 3 क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पार्ट 3 क्या है आपका? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। एक दिया महलवाड़ी बंदोबस्त, दूसरा दिया स्थायी बंदोबस्त, तीसरा दिया रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और चौथा डी नंबर का ऑप्शन दिया है आपका पट्टेदारी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? और इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 28 में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या है? सोचिए, आपको सोचने का समय दिए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स्थायी बंदोबस्त, यानी बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ है। प्रश्न क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर जन समूह, बी नंबर ग्राम समूह, सी नंबर नगर समूह, और डी नंबर प्रदेश समूह। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और यदि इसका आंसर आपको देखना है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 29 में इस प्रश्न के उत्तर को खोज सकते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका देखिए स्क्रीन पर सही उत्तर क्या आ रहा है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी नंबर ग्राम समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी नंबर ग्राम समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न क्या है? भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। 4 ऑप्शन बंगाल बिहार। 4 ऑप्शन में ए नंबर दिया बंगाल बिहार, बी नंबर दिया उत्तर प्रदेश बंगाल, सी नंबर दिया पंजाब मैसूर, और डी नंबर दिया बंगाल आसाम। तो इसका चारों ऑप्शन में सही आंसर आपको चुन के यहाँ पे लिखना है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रश्न था भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, तो इसका सही आंसर है ए नंबर बंगाल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के शासनकाल में 1 बीघा की माप थी। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 1 तिहाई एकड़, बी नंबर 2 तिहाई एकड़, सी नंबर आधा एकड़, और डी नंबर 1 एकड़। प्रश्न क्या है? ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। तो इसका सही आंसर देखिए स्क्रीन पे क्या है। पहले आप सोच लीजिए, सोचने के बाद यदि नहीं बन पाया तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा स्क्रीन में 1 तिहाई एकड़। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? प्रश्न को एक बार रिपीट करते रहें जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। तो क्या कह रहा है प्रश्न? बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया? तो उसका उत्तर हो जाएगा, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी। कंपनी क्या चाहती थी? किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया था। जैसे एक बार रिपीट कर दे रहे उत्तर, जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए। कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी। किससे? किसानों से। भारतीय किसानों से कंपनी क्या चाहती थी? भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? तो देखिए इसका उत्तर, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न क्या था? कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? तो इसका उत्तर क्या बताया आपको हमने, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7,
बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? प्रश्न क्या है? अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, देखिए अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में क्या? पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। नील तथा ओड के पौधों में अंतर बताइए। प्रश्न क्या है? नील तथा ओड के पौधों में अंतर बताइए। तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। किसका पौधा? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि ओड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। पहला अंतर कंप्लीट हुआ। दूसरा अंतर क्या है? नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था। नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार कैसा रंग मिलता था? नीला रंग मिलता था, जबकि ओट से मिलने वाला रंग बेजान जिसमें कोई जान ना हो एवं फीका होता था। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? प्रश्न क्या है आपका? नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो आपको उत्तर में क्या बताना है? नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रैयती। क्या है? निज और रैयती। तो ये क्या थे? नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। देखिए नील खेती की व्यवस्था में बागान मालिक जो बगीचे का मालिक होता था वह खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रियायती में बागान मालिकों द्वारा रियायतों के साथ अनुबंध किया जाता था। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? प्रश्न क्या है? नील के व्यापार, जो नील का व्यापार था उसको बढ़ाने के लिए अफसर व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? आप उत्तर बताएंगे। क्या बताएंगे उत्तर में? नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। नंबर 1, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। पहला क्या कार्य किया उनने? नील के उत्पादन में पैसा लगाना। नंबर 2, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। नील के व्यापार को बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारियों ने क्या किया? नौकरियां तक छोड़ दी थी उन्होंने। तो नील के कारोबार को में ध्यान देने के लिए उन्होंने नौकरियां छोड़ दी। तीसरा पॉइंट बता सकते हैं आप, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 12। किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी? आप उत्तर बताएंगे। किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्या आ रही थी। नंबर 1, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। पहली समस्या क्या हुई कि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। नंबर 2, नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। क्या दूसरी समस्या क्या हो गई? नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। और तीसरी समस्या क्या है? नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी, और जो नील की खेती की जाती थी उसकी जो प्रणाली थी, पद्धति थी, वो कैसी थी? शोषणकारी थी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 आ रहा है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? आप उत्तर बताएंगे। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। नील विद्रोह क्या था? किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। तो ये नील विद्रोह कब और कैसे हो उसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई? प्रश्न क्या है? जो महात्मा गांधी जी थे उनका चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से
वहाँ के जमींदारों एवं साहूकारों को द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दे सकते हैं और आपका यहाँ पे जो अध्याय 3 था कंप्लीट होता है। और आपको इसके पहले के वीडियो में हमने जो हमारा चैनल है आइडियल देव क्लासेस, उसमें पार्ट अध्याय 1 अध्याय 2 बताइए, अध्याय 3 है। और आने वाले वीडियो में आपको कौन सा अध्याय बताएंगे, अध्याय 4। और अध्याय 4 क्या रहेगा आपका, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये आने वाले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 बताया गया ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।